सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी साथियों को पता है, हमारी हिस्ट्री की सभी एक दिवसीय एग्जाम्स के लिए कंप्लीट हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लास चल रही है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अब जो चल रहा है हमारा दोस्तों नया चैप्टर, वो है मौर्य उत्तर काल। किसके बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों? हम मौर्य उत्तर काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको मौर्य उत्तर काल में क्या ब्राह्मण वंशों के बारे में पढ़ाया था। आज हम पढ़ेंगे विदेशी शासकों के बारे में। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, चलिए तो बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसकी एक क्लास मैंने आपको करा दिया। और पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? देशी ब्राह्मण राज्यों के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने शुंग पढ़े थे, कणव पढ़े थे, आंध्र सातवाहन पढ़े थे, वाकाटक पढ़े थे। ये सब हमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों विदेशी राज्यों के बारे में। किसके? विदेशी राज्यों के बारे में, जो हिंदी पश्चिम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मध्य भारत पर जिन्होंने राज किया था। हिंदू, यवन थे, शक थे, पल्लव थे, कुषाण थे, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वो अपनी क्लास स्टार्ट कर। देखिए दोस्तों, परिचय जान लेते हैं थोड़ा सा, तो पढ़ेंगे। सबसे पहले सेल्यूकस निकेटर के बारे में आपने पढ़ा होगा जब मैंने आपको पढ़ाया था सिकंदर के बारे में। तो सेल्यूकस निकेटर क्या था? सिकंदर का सेनापति था। क्या था? सिकंदर का सेनापति था। जब सेल्यूकस निकेटर की डेथ हो गई थी तो उससे पहले सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर ने सेल्यूकस निकेटर को कितना बहुत बड़ा प्रांत दिया था राज करने के लिए। तो उसी पे पश्चिम तथा मध्य एशिया में विशाल साम्राज्य का निर्माण किया सेल्यूकस निकेटर ने, जिसका एंटीओकस द्वितीय के शासनकाल में अनेक स्वतंत्र प्रांत हुए। देखिए, सेल्यूकस निकेटर ने तो इतने लगभग बहुत बड़े साम्राज्य पे राज किया, लेकिन जब उसके जो उत्तराधिकारी आए ना, वो इतने योग्य नहीं थे। तो उसके उत्तराधिकारी जो एंटीओकस था, उस समय दोस्तों छोटे छोटे राज्य अपने अपने आप स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो ये मतलब छोटा सा ही राज्य बचा था। ड्यूटास प्रथम ने बैक्टीरिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने की? ड्यूटास प्रथम ने बैक्टीरिया नामक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। उसके बाद से भारत पर आक्रमण प्रारंभ हो गए थे। ठीक है, तो चलिए अब पढ़ते हैं आगे। अब जान लेते हैं दोस्तों क्या भारत पर आक्रमण कैसे कैसे हुए विदेशों के, उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले डियोमेट्रस फर्स्ट था, जो कि फर्स्ट जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, उसके बाद डियोमेट्रस सेकंड था, डेमियट्रियस था, मिनांडर था जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, हर्मेक्स था। कौन था? हर्मेक्स था। ठीक है, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 190 बीसी में डेमिट्रियस ने अफगानिस्तान, पंजाब एवं सिंध पर कब्जा कर लिया, जिसकी ने अपनी राजधानी शाकल, जिसको सियालकोट कहते हैं, क्या कहते हैं वर्तमान में? सियालकोट कहते हैं, उसको अपनी राजधानी बनाया। मिनांडर, जिसको मिलिंद भी कहा जाता है, इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी हिंदू यवन शासक था। ठीक है, मिनांडर मिलिंद क्यों कहा जाता है? देखिए, नागसेन, जिसको नागार्जुन भी कहा जाता है, द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। क्या ली थी? मिनांडर ने नागार्जुन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो आप बताएंगे नागसेन से। ठीक है, मिलिंद पन्नु, मिलिंद प्रश्न। देखिए, मिनांडर और नागार्जुन के बीच जब मिनांडर ने दोस्तों नागार्जुन से सवाल पूछे भगवान के बारे में क्या क्या, तो उनके जो प्रश्नों के उत्तर है जो वो हैं, तो उसके बारे में मिलिंद पन्नु में दिया हुआ है। ठीक है, ये पूछा जाता है मिलिंद पन्नु का संबंध किससे, तो आप बताएंगे मिनांडर और नागसेन के प्रश्न उत्तरों से संबंधित है। यहाँ पे आपको इमेज दी गई है। ठीक है, अब जान लेते हैं यूनानी आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, जब कोई साम्राज्य, जब कोई राज्य हमारे भारत पे या हम किसी पे आक्रमण करेंगे, कोई यहाँ आएगा कोई वहां जाएगा, तो क्या होगा? सभ्यताओं का आदान प्रदान तो होगा ना। तो वही हुआ था। देखिए, सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के जारी हुए। हिंद यवन शासकों ने क्या किया? हिंद यवन शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए, सिक्कों पर शासकों के नाम जारी हुए। ठीक है, भारत में हेलेनिस्टिक कला का प्रारंभ हुआ। हेलेनिस्टिक कला क्या होती है? जिसको गांधार कला कहते हैं, इसका प्रारंभ। भारत में दो प्रकार की कलाएं मानी जाती है, एक तो गांधार कला होती है, क्या होती है? एक तो गांधार कला होती है, एक मथुरा कला होती है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, गांधार कला का निर्माण हुआ और भारत में पर्दे का प्रचलन हुआ, जिसके लिए यवनिका नामक शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। ठीक है, तो आपको बस इसमें से ये याद रखना है, मिनांडर सबसे प्रतापी हिंद यवन शासक था। मिलांडर और नागसेन की जो प्रश्न उत्तर हुए उसको मिलिंद पन्नों में बताया गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलें, और सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के किसने जारी किए? हिंद यूनानी शासकों ने किए थे। ठीक है, इंडो ग्रीक शासकों ने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। क्लियर? बिल्कुल क्लियर। चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं शक।
शक यानी शीथन के बारे में। ठीक है, यूनानियों के बाद मध्य एशिया से 5 शाखाएं भारत में आई। कितनी? 5 शाखाएं भारत में आई मध्य एशिया से। ठीक है, प्रथम शाखा अफगानिस्तान ली गई और 4 जो शाखाएं वो भारत में आई, जो कि पहली तक्षशिला, फिर मथुरा, फिर नासिक और उज्जैन में। तो 4 शाखाएं भारत में आई, 1 शाखा अफगानिस्तान चली गई। ठीक है, उज्जैन शाखा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका प्रमुख शाखा है और जिसका प्रमुख शासक था रुद्रदामन। कौन था? रुद्र। हमारे लिए उज्जैन जो शाखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं मथुरा के शक शासकों के बारे में। ठीक है, मथुरा का प्रथम शक शासक राजुल या राजुल था, जबकि अन्य महत्वपूर्ण शक शासक सोडास था। कौन सा था? सोडास था। ये आपको याद नहीं रखना, बस ये याद रखना प्रथम शक शासक कौन था? राजुल था। कौन था? राजुल था। ठीक है, जैन ग्रंथ कलाकाचार्य, कौन दोस्तों? कलाकाचार्य कथन के अनुसार मथुरा के शक पहले मालवा क्षेत्र में रहते थे, जिन्हें 57 ईसा पूर्व में उज्जैन के शासक विक्रमादित्य ने पराजित किया। और विक्रमादित्य ने जब इनको पराजित किया ना 57 ईसा पूर्व में, तो इन्होंने विक्रम संवत चलाई। कौन सी चलाई? विक्रम संवत चलाई। ठीक है, ये आपको पता रखना है कि विक्रम संवत कब चली, तो आप बताएंगे 57 ईसा पूर्व में चली। ठीक है, शकों को पराजित करने के बाद। ठीक है, अब जान लेते हैं नासिक के शक शासकों के बारे में। अन्य नाम क्या है? छहरात या शक है। क्या? छहरात शक कहा जाता है इनको। और प्रमुख शासक कौन है? नहपान है। नहपान का संबंध किस शासक से? तो आप बताएंगे नासिक के शक शासकों से है। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी नहपान की। बस इतना याद रखेंगे। याद रखेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब जान लेते हैं उज्जैन के शक शासकों के बारे में। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य नाम क्या है इनके? कादमरक शक। क्या? कादमरक शक भी इनको कहा जाता है। ठीक है, शासकों में प्रथम शासक कौन था? चष्टन था। कौन था? चष्टन था। याद नहीं रखना, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। महत्वपूर्ण शासक कौन था? रुद्रदामन था। ये पूछा जाता है रुद्रदामन का संबंध किस वंश से? तो आप बताएंगे शक वंश से है। किससे? शक वंश से। ठीक है, अंतिम शासक कौन था? रुद्र सिंह तृतीय था, जिसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारा था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, रुद्रदामन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो जानकारी इसकी हमको जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, जिसको गिरनार का अभिलेख भी कहा जाता है, और जो कि संस्कृत का सबसे बड़ा अभिलेख है, जिसके बारे में हमने पहले बात कर चुके हैं। ठीक है, सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी रुद्रदामन ने कराया था, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय तो सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। ठीक है, अशोक ने उसका पुनर्निर्माण कराया और पुष्पमित्र शुंग ने भी उसका पुनर्निर्माण कराया और रुद्रदामन ने भी उसका पुनर्निर्माण कराया। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, मालवा के शकों में अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय, जिसे गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मारकर प्रथम बार मालवा क्षेत्र में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए। तो ये पूछा जाए, शक शासक रुद्र सिंह तृतीय का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने हत्या करके व्याघ्र यानी मालवा में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलवाए। तो ये याद रखेंगे, और वो भी पहली बार। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल। अब जान लेते हैं दोस्तों पहलव वंश के बारे में। किसके वंश के बारे में? पहलव वंश के, यानी पार्थियन डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, ये मूल रूप से ईरान के निवासी थे। इनके बारे में ज्यादा याद नहीं रखना। कौन थे? ईरान के निवासी थे। प्रथम शासक माउस था। कौन था? माउस था। सबसे शक्तिशाली शासक इसमें गोंडो फर्नीज माना जाता है। कौन माना जाता है? गोंडो फर्नीज माना था। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। इनसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, सेंट थॉमस पादरी ईसाई प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था, बाद में इसकी हत्या कर दी गई थी। तो ज्यादा याद नहीं रखना पहलव वंश से, बस इतना याद रखना, ये कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ईरान के निवासी थे। प्रथम शासक माउस था। कौन था? माउस था। और सबसे शक्तिशाली शासक गोंडे फर्नीस था। कौन था? गोंडे फर्नीस था। इनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। ठीक है, सेंट थॉमस नामक एक पादरी था, जो कि ईसाई प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था, जिसके बाद में हत्या कर दी गई। ठीक है, इतना याद? बिल्कुल याद। चले आगे, चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों कुषाण वंश के बारे में, यानी कुषाण डायनेस्टी के बारे में जान लेते हैं। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल खडफिसस। कौन है? कुजुल खडफिसस। एग्जाम में पूछा जाता है कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बताएंगे कुजुल खडफिसस। ठीक है, उसके बाद विम खडफिसस आया, फिर कनिष्क, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और इस वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। कौन था? वासुदेव। ठीक है, तो याद रखेंगे बिल्कुल। प्राचीन चीन का यूची कबीला, ये कौन सा कबीला है? चीन का यूची कबीला। ठीक है, संस्थापक कौन है कुषाण वंश का? तो आप बताएंगे कुजुल खडफिसस। कौन है? कुजुल खडफिसस, जिसने तांबे के सिक्के जारी किए थे। ठीक है,
राजधानी क्या है, तो आप बताएंगे राजधानी पुरुषपुर थी। इनकी क्या थी, पुरुषपुर, जिसको पेशावर कहा जाता है। और मथुरा थी, क्या थी, मथुरा थी। दो राजधानियां थी इनकी, एक तो पेशावर थी, एक मथुरा थी। ठीक है, याद रखेंगे। कुषाण वंश का संस्थापक कौन है, कुजुल कड़फिसस है। और कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है, वासुदेव है। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, कनिष्क है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, विम कड़फिसस के बारे में जान लेते हैं। भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए, किसने चलाए, विंग कड़फिसस ने चलाए, जिसपे शिव, नंदी, त्रिशूल की आकृतियां थी। और ये शैव धर्म का अनुयायी था। किसका अनुयायी था, शैव धर्म का अनुयायी था। ठीक है, इसने एक उपाधि धारण की, जिसने इसने अपने आप को महेश्वर कहा। क्या कहा, महेश्वर कहा, क्योंकि ये शैव धर्म का अनुयायी था, तो इसने अपने आप को महेश्वर कहा। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों कनिष्क के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कुषाण वंश का शासक। ठीक है, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है, कनिष्क है। ये पूछा जाता है कनिष्क का संबंध किस वंश से है, तो आप बताएंगे कुषाण वंश से है। कुछ वंश से है, कुषाण वंश से है। ठीक है, राज्याभिषेक 78 एडी शक संवत का प्रारंभ। 78 एडी में जब इसका राज्याभिषेक किया गया, तभी इसने शक संवत का आरंभ किया था। ठीक है, भारत की औपचारिक संवत यही है। कौन सी संवत है, भारत कौन सी संवत को मानता है, तो आप बताएंगे शक संवत को मानता है। ठीक है, इसने जो उपाधि धारण की, वो अपने आप को देवपुत्र कहता था। क्या कहता था, देवपुत्र कहता था। मतलब ये देवता के पुत्र हैं, ये हमारे लिए आए हैं कि हमको ये राह दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कनिष्क साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। उत्तर भारत और मध्य एशिया में इसका शासन फैला हुआ था। चीनी सेनापति पेंचो ने हराया था। चीनी सेनापति पेंचो ने इसको हरा दिया था। ठीक है, मगध से आशुघोष बुद्ध का भिक्षा पात्र ये लेके आया था। ठीक है, कनिष्क और धर्म, बौद्ध धर्म के महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क किसको मानता था, तो कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, जो कि महायान शाखा से संबंधित था। ठीक है, इसी के समय कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई, जिसके अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन थे, वसुमित्र थे। ठीक है, परिणाम क्या हुआ, हीनयान और महायान का स्पष्ट विभाजन हो गया। हीनयान और महायान कौन सी विभाजन हुआ, तो आप बताएंगे चतुर्थ बौद्ध संगीति में विभाजन हुआ। ठीक है, भारत में महायान संप्रदाय द्वारा दो शैलियों में कुछ प्रतिमा का निर्माण हुआ। संप्रदाय देखे, दो शैलियां थी। क्या, महायान संप्रदाय द्वारा दो शैलियों में कुछ प्रतिमाओं का निर्माण हुआ। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कनिष्ककालीन साहित्य और वास्तुकला के बारे में जान लेते हैं। कुषाण ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। एग्जाम में पूछा जाता है शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए, तो आप बताएंगे कुषाण ने जारी किए। किसने किए, कुषाण ने जारी किए। लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहले किसने जारी किए, हिंदी यमन शासकों ने जारी किए। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। बामियान, जो कि खड़ी हुई बौद्ध प्रतिमा है। बामियान का है, अफगानिस्तान में ये बौद्ध प्रतिमा है, जिसको नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, कश्मीर में कनिष्कपुर नामक शहर बसाया किसने, कनिष्क ने। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कनिष्क के समय के विद्वानों के बारे में जान लेते हैं। इसके राज दरबार में चरक रहते थे, अश्वघोष रहते थे, नागार्जुन रहते थे और वात्स्यायन रहते थे। ठीक है, चरक राजवेद थे, जिन्होंने चरक संहिता लिखी है। अश्वघोष राजकवि थे, जिसने बुद्ध चरित्र लिखा है, जिसको बौद्ध धर्म की रामायण कहा जाता है। ठीक है, नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने माध्यमिका का सूत्र दिया था, शून्यवाद दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। वात्स्यायन ने कामसूत्र का उल्लेख किया है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है अन्य तथ्य। रेशम मार्ग पर नियंत्रण करने वाला प्रथम वंश था, जिसने रेशम मार्ग पर नियंत्रण किया, ये वह प्रथम वंश था। ठीक है, कुषाण द्वारा जारी सर्वाधिक सिक्के तांबे के जारी किए थे इसने सबसे ज्यादा, और अंतिम शासक वासुदेव था। कौन था, वासुदेव था। क्लियर, इतना क्लियर हो गया होगा। मौर्य उत्तरकालीन व्यवस्था से जुड़े प्रमुख तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। कुषाण के काल में ईंट के कुओं का निर्माण हुआ था। ठीक है, और कुषाण काल में भारत में बाल विवाह प्रथा की प्रचलन हुई। ये पूछा जाता है बाल विवाह प्रथा किसके समय प्रचलन हुई, तो आप बताएंगे कुषाण वंश के समय प्रचलन हुई थी। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। संघवंश, संघ काल के बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा आपको याद नहीं रखना। संगम परिषद, जो कि तमिल कवि या लेखन का सम्मेलन होता है। संगम कहते हैं तमिल कवियों को, किसको कहते हैं, संगम कहते हैं तमिल कवियों को, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, जैसे संगम वंश हुआ तो हम वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, संगम साहित्य दोस्तों चार हुए, चेर में हुआ, चोल हुआ, पांड्य, इन तीन क्षेत्रों में संगम साहित्य प्रचार हुआ। ठीक है, और देखिए संगम साहित्य की तीन जो है वो हुई थी, क्या तीन जो है संगीति हुई थी, जो किसके यहाँ पे हुई, पांड्य के समय में। बस ये याद रखना है, संगम साहित्य की जो तीनों वो हुई थी ना संगीति, वो कहाँ पे हुई थी, पांड्य साम्राज्य के वंश में हुई थी, तो ये याद रखेंगे। ठीक है, अन्य तथ्य बारे में जान लेते हैं। अगस्त्य ऋषि को ही दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रचार का श्रेय दिया जाता है। तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रचार का श्रेय किसे दिया जाता है,
अगस्त्य ऋषि को दिया जाता है। ठीक है, तमिल भाषा में प्रथम ग्रंथ जो कि अंगितम्य के प्रणेता भी इन्हें माना जाता है। तो ये पूछा जा सकता है तमिल भाषा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? अंगितम्य। कौन सा है? अंगितम्य, जिसके लेखक किसको माना जाता है? प्रणेता अगस्त्य ऋषि को माना जाता है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल क्लियर। दोनों चैप्टर दोस्तों मैंने आपको पढ़ा दिए। क्या और पढ़ा दिए मौर्योत्तर काल में? एक तो देशी ब्राह्मण वंशों के बारे में पढ़ा दिया और एक विदेशी शासकों के बारे में पढ़ा दिया। यहाँ हमारा मौर्योत्तर काल समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में, यानी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, तो आप पुरानी क्लासों का रिवीजन अवश्य कीजिए और इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, अपने नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अवश्य बनाएं ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें याद हो जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।